किस तरह के सवाल आएंगे इस हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम आज आए हैं एक नई सीरीज में। इस सीरीज का नाम है इस तरह के सवाल आएंगे इस साल आने वाले हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो सीबीएसई का नया सैंपल पेपर है। सीबीएसई ने जो अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर दिया है नए पैटर्न पे, वो सॉल्व करा रहे हैं यहां पे आज हम। ठीक है, तो इसके जो जितने भी आपके क्वेश्चन है प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं इस पे सेक्शन ए। सेक्शन ए देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं सेक्शन ए में। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेक्शन ए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया है सीबीएसई ने इस बार। जो देखो बच्चों यहाँ पे जो है 5 सेक्शन आ गए हैं इस बार। ठीक है, हर बार 4 सेक्शन ही होते थे, बट इस बार जो है जो चेंजेस हुए हैं वहां पे क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी एंड ई। तो 5 सेक्शन आने वाले हैं फिजिक्स के पेपर में। और बच्चा हर एक सेक्शन में जो है काफी सारी चीजें बदल दी गई। अभी लास्ट टाइम जो पेपर चेंज हुआ था वहां पे एमसीक्यूज थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, वन वर्ड आंसर थे, बट यहां पे असर्शन रीजन आने वाला है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन ए। तो जान लेते हैं कि सेक्शन ए में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ बेटा, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन कैरी कर रहा है सेक्शन ए। ठीक है, 10 क्वेश्चन, वो जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, VSA, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो। और सेक्शन ए में 4 असर्शन रीजन आपने करने हैं जो कि एमसीक्यूज दिए होंगे आपको। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में एक ही मार्क्स आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको बात। तो कुल मिला के सेक्शन ए में हो गए हैं 14 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? 14 क्वेश्चन हो गए हैं। 10 क्वेश्चन हो गए आपके VSA, वेरी शॉर्ट आंसर, और प्लस 4 क्वेश्चन हो गए आपके असर्शन रीजन। ठीक है, और सेक्शन बी की हम बात तब करेंगे जब हम सेक्शन बी के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम डिटेल में सेक्शन को समझ लेंगे कि जिससे हमें पता चल जाए, हमारे दिमाग में ये माइंडसेट बन जाए कि पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है और पेपर हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो आओ फटाफट चलते हैं और देखते हैं क्या है सेक्शन ए। बेटा क्या लिखा हुआ है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ देम। ठीक है, तो कोई भी चॉइस पेपर में आपको नहीं मिलने वाला कि 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 में से 5 करने हैं, 8 करने हैं, 10 करने हैं, जो भी है, बट यहां पे आपको जितनी भी चॉइसेस मिलेगी वो क्वेश्चन के अंदर ही मिलेंगी। या तो एक क्वेश्चन दिया होगा उसके साथ और लगा होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, दोनों में से कोई एक ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कोई अलग से जो है यहां पे चॉइसेस नहीं मिल रही है। ठीक है, आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो सेक्शन ए कर रहे हैं। सेक्शन ए पे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा? नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टेस्ला। तो एक फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जिसकी यूनिट जूल पर टेस्ला होती है। बेटा जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको लिखनी है, ठीक, और आपको यूनिट दिया हुआ है तो कैसे करोगे? बेटा इसको तोड़ लो। जूल किसकी यूनिट होती है? जूल होती है एनर्जी की यूनिट। टेस्ला किसकी यूनिट होती है? मैग्नेटिक फील्ड की। बी लिख दिया। कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने जो U अपॉन बी हो, जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड हो? हाँ बच्चे, अपने लोगों ने पढ़ा हुआ है। U इज इक्वल्स टू एम डॉट बी, या क्या बोलते हो? एम बी कॉस थीटा। ठीक है, वेयर एम इज व्हाट बच्चा? एम इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर हम यहां से निकाल लेंगे क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल्स टू यू अपॉन बी। ठीक है, आ गया। तो क्या आएगा यहां पे आंसर? सिंपल आपने लिखना था मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, यहां पे बस एक छोटा सा आंसर लिखना था मैग्नेटिक मोमेंट। तक बात समझ में आ गई कि कैसे निकाला मैंने ये? मुझे नहीं पता जूल टेस्ला किसकी होती है, मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट आइडिया लगा के यहां से निकाल लिया। ठीक है, तो क्या पता आपको पता हो, कभी पेपर में आ जाए, आपको पता हो तो फटाफट से लिख देना, नहीं पता हो तो कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, देखो इंटरनल चॉइस दी हुई है और दिया हुआ है। ठीक, तो और में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, पर यहां पे मैं आपको दोनों ही करके दिखाऊंगा। पेपर में ज्यादा होशियार मत बनना कि दोनों ही करके आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, दोनों में से एक ही करोगे तो एक ही के मार्क्स लगेंगे। आ जाओ। मेंशन वन यूज ऑफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच अ वेवलेंथ ऑफ 21 सेंटीमीटर बिलोंग्स। और ब्रैकेट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, एमिटेड बाय हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन तो थोड़ी बियॉन्ड हो गई है, पर हम सिर्फ और सिर्फ इतना देखें, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ा हो और इस चैप्टर में बच्चा आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज को जो है अच्छे से याद करते हो, नहीं याद करोगे तो बेटा नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर आपने वेवलेंथ रेंज याद करी होगी
तो मैं आपको बता दूं कि 1 मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर का जो रेंज होता है वो रेंज होता है किसका? माइक्रोवेव का। बच्चा किसका होता है? बोलो बोलो बेटा जी, किसका होता है? माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का 1 मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या ये 21 सेंटीमीटर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, ये इसी रेंज के अंदर आ रहा है। तो ये कौन सी वेव कहलाएगी? दिस इज माइक्रोवेव। पर सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि मेंशन वन यूज ऑफ, उस वेव का आपको यूज बताना है। भले ही 1 मार्क का क्वेश्चन है पर दिमाग पूरा लगाना है, ठीक है। तो बात यह है कि 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा कि यूज क्या है, ठीक है। तो हमने माइक्रोवेव देख लिया, पहले हमने वेव पता कर ली। बेटा माइक्रोवेव का यूज क्या होता है? आप बड़े अच्छे से जानते हो, खाना पकाने में यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते थे माइक्रोवेव ओवन और फॉर कुकिंग, ठीक है। तो सिंपली आप यहां पे लिख सकते हो कुकिंग, या माइक्रोवेव ओवन में लिख सकते हो, और बहुत सारे यूज होते हैं, आप सभी बहुत सारे यूज जानते हो। तो यहां पे मैं बस एक ही लिख देता हूं, माइक्रोवेव ओवंस, ठीक है। ओके, अगला क्या बोला है? गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द टू लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ। दो लाइट वेव दी हुई है जिनकी वेवलेंथ क्या दी हुई है? 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम ट्रेवलिंग इन वैक्यूम। बेटा दो लाइट वेव है, देयर आर टू लाइट वेव्स, वेलोसिटी ऑफ द टू लाइट वेव्स, और दोनों ही वैक्यूम में जा रही है। बेटा लाइट वेव्स की वेलोसिटी वैक्यूम में सेम ही रहेगी, भले ही वो कितनी वेवलेंथ की हो। क्यों बच्चा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है सबकी वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इतनी वेवलेंथ होती है, और अगर इतनी वेवलेंथ होती है तो सॉरी बेटा इतनी वेलोसिटी होती है, तो हर एक वेव की इतनी वेलोसिटी है, तो बेटा दोनों की वेलोसिटी सेम होनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:1। क्यों 1:1? क्यों बेटा? जो 4000 एंगस्ट्रॉम है उसकी भी वेलोसिटी 3 × 10⁸ है, और जो 8000 एंगस्ट्रॉम है उसकी भी वेलोसिटी 3 × 10⁸ है। तो लिख सकते हो आप इसको आप एक वेव ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो VA/VB लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे करके लिख दो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे आंसर, ठीक है। तो यहां पे जो है दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है, और देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ठीक है। ये जो पार्ट था इसका, ये टफ पार्ट था, आप कह सकते हो बच्चों को याद नहीं होगा, बट इसमें आपको चॉइस भी मिल गई है, तो थोड़ी सी राहत तो आपको मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी हुई है 1 नंबर में, फटाफट से पढ़ लेते हैं। बोला है एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज -e एंड मास m ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ v इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड b। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E है, जिसका मास E है, जो वेलोसिटी v से कहां एंटर कर रहा है? कुछ लिखा हुआ है, जो वेलोसिटी v से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? b है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन फॉलोज ए सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर्कुलर पाथ फॉलो करता है जिसका रेडियस है r। इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है जिसका रेडियस है r। इन ए टाइम t द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स हाफ वे अराउंड द सर्कल। बोलता है t टाइम में वो आधा चला, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड ने वर्क डन करा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितनी वर्क डन की गई होगी। वाह, इतनी सारी रामायण पूछी और बताई गई, और पूछा आपसे क्या कि कितना वर्क डन होगा। बेटा ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आप सभी जानते हैं, और जो बच्चे नहीं जानते वो ध्यान से सुन ले कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0 बच्चों, ठीक है। पहले तो ये समझ लो, अब क्यों होती है ये भी समझ लो। होता क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगती है। मैं अब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसका आंसर हमने कर दिया, यही आंसर है। 0 लिख के खत्म, 0 लिख के खत्म बच्चा, आंसर आ गया है। 1 नंबर में इतना ही करना था। अब समझाने के लिए यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फटाफट से देखो। बेटा होता क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स QVB लगता है मैग्नेटिक फोर्स। अब इस पे ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा FM, और बेटा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट हर पॉइंट पे, ठीक है। तो बेटा वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी परपेंडिकुलर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का परपेंडिकुलर हो रहा है
और पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है। बेटा अगर मैं देखूं कि क्या दिखा मुझे कि सर एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, मतलब एफ इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो एफ इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, एफ इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो cos 90 बेटा वर्क क्या हो जाएगा? वर्क आप सभी जानते हो सर, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस cos 90 या cos थीटा। ठीक है, तो यहां से जीरो आ जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन था आप लोगों को समझाने के लिए, जिन बच्चों को नहीं पता था, और जिनको पता था वो तो फटाफट से आंसर करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ फटाफट। अच्छा, तो इसमें भी और दे रखा है, इसमें भी और दे रखा है। अच्छा, क्या दिया है? अ सोलेनॉइड विद n लूप्स ऑफ वायर टाइटली रैप्ड अराउंड ए आयरन कोर इज कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट आई। फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक आयरन रॉड है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे गए वायर को बाउंड कर दिया है। ठीक है, कितने टर्न्स है? n टर्न्स है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। ठीक है, थोड़ा सा आपके विजुअलाइजेशन हो जाएगा, आपको भी कल्पना करने में आसानी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला है? बोला है इफ द इलेक्ट्रिक करंट, इफ द करंट थ्रू दिस सोलेनॉइड, इफ द करंट थ्रू दिस सोलेनॉइड इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अगर मैं करंट को आधा कर दूं, देन व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट इन द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड? बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसकी इंडक्टेंस की बात करिए बेटा। इंडक्टेंस क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज अ कांस्टेंट। तो इंडक्टेंस क्यों चेंज होगा बेटा? करंट चेंज करने पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, इंडक्टेंस रिमेन्स सेम बच्चा, इंडक्टेंस रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर आप लोगों ने, अगर ये करंट वेरी कर रहा है तो आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में कि E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई dt। अगर करंट में चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी चेंज होगा, पर इंडक्टेंस में, जो कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं इसको, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन। एन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम ए सोर्स इज गिवन इतना। बेटा क्या दिया हुआ? इसकी इक्वेशन दी हुई है, इसको मैं कंपेयर कर लूं तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ओमेगा किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? ओमेगा 314 के साथ है, और आई नॉट 10 के साथ है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स? बेटा बहुत ही सिंपल है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट मतलब क्या निकालना है आपको? आपको रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना है। यहां लिख देता हूं बच्चा, क्या निकालना है आपको? आई आर एम एस। बच्चों आई आर एम एस कितना होता है? या तो आई नॉट बाई रूट 2 लिख दो, ठीक है, या तो 0.707 इंटू आई नॉट। बेटा आई नॉट कितना है? 10 है, तो कितना हो गया? 0.707 इंटू 10, 7.07 एम्पियर। आ गया? डन यहां तक। अगला बोला फ्रीक्वेंसी। कितना सिंपल है फ्रीक्वेंसी निकाला बच्चा। अगर ओमेगा आपको पता है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा कितना होता है बच्चा? 2 पाई न्यू। तो ओमेगा कितना है? 314। 2 पाई का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू पाई का मतलब 3.14 इंटू न्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपके इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 100/2 न्यू। तो न्यू इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज। तो सिंपल कैलकुलेशन था। जो ये नहीं कर पा रहे, जिसको ये नहीं पता था, बेटा ऊपर वाला तो ज्यादा इजी था इसमें। ठीक है, तो आप जब भी देखोगे यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने क्या नोटिस करा कि जब भी कभी और दे रहे हैं तो और वो किसी मुश्किल क्वेश्चन में ही दे रहे हैं। ठीक है, किसी मुश्किल क्वेश्चन में ही और दे रहे हैं। यहाँ पे अगर बात कर जाए कैलकुलेशन, अगर किसी बच्चों को नहीं आती है, ठीक है, उसके लिए मतलब एक आपको मुश्किल लग सकता है और एक आसान, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए तो सभी चीज आसान लग रही है। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपको वैल्यूज याद नहीं हो, तो आप वैल्यू भूल गए हो, तो आप अगला वाला क्वेश्चन कर लीजिए। तो थोड़ी सी राहत आपको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट? मतलब बेटा सेकंड ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल्स टू 2 ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है NH/2 पाई। तो आपको एंगुलर मोमेंटम कौन सा ऑर्बिट में निकालना था? सेकंड ऑर्बिट में। तो बेटा n को क्या रख दो? n को 2 रख दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2h/2 पाई। तो ये आ गया आपका h/पाई। सिंपल। कितना इजी सवाल था, 1 नंबर पे कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आ जाओ फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? देखो बेटा, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड इज 4 वोल्ट। बच्चा
एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैथोड से निकल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपोजिट पोटेंशियल लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ना निकले, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है V नॉट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। कितना वोल्ट बच्चा, 4 वोल्ट। ठीक है बेटा जी। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी नॉट कितना है, 4 वोल्ट। बेटा लिख दिया 4 EV, आ गया आंसर 4 EV, इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है बेटा, 4 वोल्ट इसका 4 वोल्ट और E साथ में लिख दे तो 4 EV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों 7th में भी और दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, इन डीके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन, इन डीके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन नेम द एलिमेंट्री पार्टिकल, नेम द एलिमेंट्री पार्टिकल एमिटेड अलोंग विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। बच्चा जब एक फ्री न्यूट्रॉन डीके करता है, फ्री न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जब डीके करता है तो उसमें से निकलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पूछा है इनके साथ एक पार्टिकल और निकलता है, नेम द एलिमेंट्री पार्टिकल, उस पार्टिकल का नाम क्या है। अगर आपको रिएक्शन याद हो तो आप आराम से कर लोगे, अगर रिएक्शन नहीं याद है तो देखो लिख देता हूं आपके लिए। न्यूट्रॉन डीके करेगा तो प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और बनता है एंटी न्यूट्रिनो। बच्चा क्या बनता है, बोलो मेरे साथ, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो बेटा यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा यहां पे ई भी लगता है, ठीक है, न्यू ई के ऊपर 12 अगर लगा दो तो एंटी न्यूट्रिनो, और अगर आप सिंपल ऐसे लिख रहे हो तो न्यूट्रिनो। ठीक है, तो क्या निकलेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द नॉन लेबल्ड एक्स। ठीक है, आपको एक रिएक्शन दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है, 222 इसका मास नंबर है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, सोडियम प्लस एक्स, नियॉन 22 10 और ये आपका न्यूट्रिनो। तो ये जो एक्स है, ये एक्स क्या होगा बेटा, अगर आपने जो न्यूक्लियर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो ये बड़ा ही फेमस है जो रिएक्शन है, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर को। मतलब कि ये जो सोडियम है, ये जो एक्स है बच्चा, यहाँ पे एक्स जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे ही बच्चों ये जो है इलेक्ट्रॉन ये सोडियम कैप्चर कर लेगा तो यहां पे बच्चे क्या बन गया, नियॉन बन गया है। नियॉन, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक चार्ज कम, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, एटॉमिक नंबर कम हो गया है। एक एटॉमिक नंबर कम होने का मतलब है प्रोटॉन का रिडक्शन हो गया है, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जो है वो जो वीडियो को लाइक कर दो, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ लो, जो भी आपको पूछना है, तो वहां पे जाके मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द विड्थ ऑफ अ डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन वेरी इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। बेटा आप सभी ने सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, और सेमीकंडक्टर चैप्टर में क्या दिखा है कि जब भी किसी सेमीकंडक्टर में जो डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, उसकी विड्थ की बात करी गई है, वो कैसे चेंज होगा अगर मैं इंप्योरिटी, ठीक है, जो डोपिंग करते हैं उसमें जो मिलावट करते हैं उसको, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं। बेटा जैसे ही आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन करने लग जाते हैं, और उससे डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाता है। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या लिखोगे इसमें, डिक्रीजेस। क्या लिखोगे, the width of depletion region decreases, the width of depletion region decreases। समझ में आ गया, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। चलिए बच्चे इसका और पार्ट भी देख लेते हैं। ओके, काफी और दिए हुए आपको क्वेश्चंस में देखो आप, बोला इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछा गया है, सेमीकंडक्टर चैप्टर से, दोनों ही सेमीकंडक्टर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लास्ट वाले में अगर आप देखो तो चॉइसेस भी आपको सेम चैप्टर पे मिल रही है। ठीक है, आ जाओ फटाफट। तो बोला है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज दूं तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। बेटा
फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती, जितनी फ्रीक्वेंसी की इनपुट है उतनी फ्रीक्वेंसी की आउटपुट आती है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी आ जाएगी 25 हर्ट्ज। ठीक है 25 हर्ट्ज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ वोल्टेज ड्रॉप, अगेन सेमीकंडक्टर से सवाल पूछा गया है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड, जब एक पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया है ध्यान से देखो, 0.70 टू 0.71 वोल्ट। द चेंज इन डायोड करंट इज 10 मिली एम्पियर। तो डायोड करंट में कितना चेंज आया 10 मिली एम्पियर। तो आपको निकालना क्या है डायनामिक रेजिस्टेंस। बच्चा डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो वोल्टेज में कितना चेंज आया बेटा, सीधा कर देता हूं 0.7 वोल्ट माइनस 0.70, 0.71 वोल्ट माइनस 0.70। और बेटा करंट में बोल ही रखा है चेंज है आपका 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर। ये कितना आ जाएगा 0.01 अपॉन 10 की पावर ऊपर भेज दो 10, तो ये आपका आ गया 10/10 1 ओम। सिंपल सा कैलकुलेशन, सीधा सीधा कैलकुलेशन, और आंसर है आपका 1 ओम। तो जो है ये क्वेश्चन भी आपका जो था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से एक सवाल पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आपका किसका, VSA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो आएंगे वो असर्शन रीजन आएंगे। आ जाओ देखो, विच स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन, विच स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी। बच्चों सेमीकंडक्टर डायोड्स काफी सारे कामों के लिए यूज होता है, तो कौन सी वाली जो है आपकी सेमीकंडक्टर जो पीएन जंक्शन डायोड होती है, पीएन जंक्शन डायोड जो होती है वो लाइट डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है, लाइट की इंटेंसिटी डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। बच्चा फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो डायोड जो होता है आपकी लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन के ही दूसरे हिस्से में, जो क्या कह रहा है, जो कहता है कि असर्शन रीजन। तो बच्चा 11, 12, 13, 14 जो क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, फिजिक्स के पेपर में क्या आएंगे, वो असर्शन रीजन आएंगे। बेटा अब जरा समझ लो, ठीक है, कि असर्शन रीजन करते कैसे है। कुछ बच्चे बहुत ही नए हैं असर्शन रीजन में, तो समझ लो होता क्या बच्चों, यहाँ पे ना आपको 2 स्टेटमेंट दी होती है, एक असर्शन दिया होता है, कुछ स्टेटमेंट लिख रहे, एक रीजन दिया होता है, जो उसी स्टेटमेंट का रीजन होता है। ठीक है, मान लो अभी आप क्वेश्चन कराएंगे, मान लो ऊपर कुछ कह दिया और उसका जो रीजन है वो नीचे दे रखा है रीजन में, तो उसको आंसर कैसे करना होता है, असर्शन को ए से लिखते हैं और रीजन को आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ऑप्शंस कैसे होते हैं, जो ए है, ए का मतलब क्या होता है, बोथ ए और आर ट्रू, मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ट्रू है, ऑल्सो एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब जो आर है, जो रीजन है, वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये आपका ए पार्ट है। इसको अगर ये सब कुछ वैलिड, ये सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है आपका असर्शन और रीजन, तो ऑप्शन नंबर ए टिक लगाओगे। बी क्या कहता है, कहता है कि अगर ए है, बोथ ए बी दोनों ट्रू है, लेकिन जो आर है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पर जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम क्या लिखने वाले, बी। ठीक है, बी ऑप्शन लिखोगे। अगर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो सी। अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है, यहां पे थोड़ा सा बच्चों, अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है, नहीं ठीक है, अगर आपका ए फॉल्स है और आर भी फॉल्स है तो डी। ठीक है, अगर दोनों ही फॉल्स है, अगर आपके दोनों ही फॉल्स है तो आपको क्या लगाना है, आपको डी लगाना है। ठीक है, तो बच्चा अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे करेंगे, हम इतना याद कैसे रखें कि हमें ए लगाना है, बी लगाना है, सी लगाना है, डी लगाना है, हम ऐसा याद कैसे करें। बेटा इसको करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि पहले आप असर्शन को चेक करो कि वो सही है यानी, रीजन को चेक करो वो सही है यानी। ठीक है, पहले दोनों ट्रू है यानी चेक करो, क्योंकि हमारी मेन कंडीशन ही वही देखनी है। अगर दोनों ट्रू हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी में से चेक करना पड़ेगा कि आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर
अगर जो है ए ट्रू हो जाता है, आर फॉल्स हो जाता है, तो हमने सी लगा देना है। ठीक है, अगर ए तो फॉल्स हो गया, अगर ए फॉल्स हो गया, पहला वाला असर्शन ही गलत है, तो आपने तो सीधा डी को टिक मार देना है। ठीक है, असर्शन ही गलत है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है बेटा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जिसमें असर्शन ही गलत है, असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, बाकी का तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रीजन सही हो या ना हो हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर असर्शन गलत है। आ जाओ करते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन में, ध्यान से पढ़ना बच्चों। ये क्वेश्चन जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, तो बड़ा ही ध्यान से पढ़ के जवाब देना होता है। बोले इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव अ ट्रांसलेटरी as well as rotatory motion. A dipole will have a translatory as well as rotatory motion. ठीक है, क्या पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो स्टेटमेंट है ये सही है? पहले समझते हैं इसको, कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बच्चों जब भी हम किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर नेट फोर्स जो होती है वो जीरो नहीं होती। यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, जो आपने डेरिवेशन भी करी होगी, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें जो होती है डाइपोल की नेट फोर्स जो होता है उस पर जीरो हो जाता है। ठीक है, बट यहां पे जो है उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, तो कुछ ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और बेटा उस पर टॉर्क भी लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये तो आपका ट्रू हो गया, सॉरी असर्शन तो आपका ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं रीजन की बारी। इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। जी बेटा अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों ही ट्रू है, तो कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबिलिटी बन गए, फटाफट से देखो। ए और बी पॉसिबल हो गए, ए और बी पॉसिबल हो गए, बट अब इन दोनों में से चेक करना है कि ए है या बी है। मतलब आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आ जाओ देखते हैं। बेटा बोला गया है कि डाइपोल जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, डाइपोल जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा और रोटेटरी मोशन भी करेगा। ये आपका असर्शन था। रीजन क्या बोला है? रीजन बोला है कि उस पर जो डाइपोल एक्सपीरियंस करता है फोर्स, बेटा फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है कि ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, और टॉर्क एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है कि वो रोटेटरी मोशन भी करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रीजन जो है वो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या हुआ कि ए भी सही, आर भी सही, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या सबको आ गया समझ में कैसे करना है? क्या सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं। एक डेमो समझ में आ गया, आओ अगला देखते हैं क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन असर्शन क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल ही जारी होती है। ठीक है, एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे ऊपर जारी होती है, मान लो मैं ड्रॉ कर देता हूं, मान लो कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रहे हो किसी चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाता है, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इट इज ट्रू। Negative gradient of electric potential is electric field. Negative gradient dV by dr, negative gradient of electric potential is electric field. ये बोला है, सही स्टेटमेंट है, ये होता है फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा हुआ है, इट इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें चेक करना है कि क्या जो R है वो करेक्ट रीजन है ए का। देखते हैं, आ जाओ बेटा। इसने बोला क्या? इसने बोला कि नॉर्मल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो बात तो सही है ही है। तो क्या ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहा है? ठीक है बेटा, आप एक चीज देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर dr है, ठीक है, और इस वाले पोटेंशियल का जो पोटेंशियल, इस वाले जो पोटेंशियल कलर ले लेता हूं, ये वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका पोटेंशियल v है, और इस वाले का इक्विपोटेंशियल सरफेस v प्लस dv हो जाएगा बेटा, v प्लस dv। तो दोनों में चेंज कितना है? एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में गए तो dv चेंज आ गया है। ठीक है, तो आप देख क्या रहे हो कि डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ठीक है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में अच्छा यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका पोटेंशियल जो है डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल में जाओगे आपका डिक्रीज कर जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? dv है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? dv है। ठीक है, तो जैसे जैसे जा रहा है ऊपर वैसे वैसे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, dv बाय dr की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। ठीक है, मतलब तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि ये जो रीजन है इसका वो करेक्ट रीजन है। ठीक है, यही रीजन है, जो ये हम रिलेशन है, इसी रिलेशन से हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ
नेगेटिव डायनेमिक डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है बच्चों, कहता है कि ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो दोनों ही सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरीके से करेक्ट हो गया है। ठीक है, फटाफट से आओ आगे। देखो बच्चों, ये आपसे लाइट से क्वेश्चन पूछा गया, रे ऑप्टिक्स से। असर्शन दिया हुआ है, अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस। अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस। बेटा कॉन्केव मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज फॉर्म नहीं कर सकता, दिस इज ट्रू। ठीक है, अच्छा। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन इट। क्या कॉन्वेक्स मिरर रेज को कन्वर्ज करता है? अगर इस पे रेज गिराई जाए, इस पे अगर रेज गिराई जाए तो क्या ये कन्वर्ज करता है? नहीं, ये डाइवर्ज करता है। कॉन्वेक्स मिरर की क्या खासियत है? ये रेज को डाइवर्ज करता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, फॉल्स हो गई। बेटा क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? भाई रीजन तो फॉल्स हो गया, रीजन फॉल्स हो गया मतलब सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? आ जाओ, क्या पूछा गया है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन सही है पर आर जो है आपका फॉल्स है। ठीक है, जस्टिफाइड, समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? असर्शन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर कैंट बी यूज्ड एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल सेटिंग। नॉर्मल सेटिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों? जब आपकी जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप से दो केस पढ़ते हो आप। जब एक बनती है इमेज आपकी डी पे, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, तब आपका मैग्निफिकेशन क्या आता है? तब आपका मैग्निफिकेशन आता है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एफ मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पर अभी आप नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो। नॉर्मल सेटिंग्स का मतलब क्या होगा बच्चों कि आप बात कर रहे हैं जब इमेज आपकी फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पे, मतलब इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाना है? मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू डी अपॉन एफ। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन डी अपॉन एफ फॉर्म होनी है सिंपल माइक्रोस्कोप से और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि असर्शन सही है या नहीं। तो बेटा 30 सेंटीमीटर बेटा अगर लगाऊं मैं तो 25 अपॉन 30, क्योंकि डी आपका 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये आपका बच्चा आ जाएगा पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। एक बात बताओ, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वो हम यूज करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। इमेज बड़ी दिखे। बात बताओ बेटा, एक मैग्निफिकेशन तो 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, मैग्नीफाई तो हो ही नहीं रही है। तो बेटा इस फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस से, इस फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस से हम सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं बना सकते। फॉर नॉर्मल सेटिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों? तो असर्शन इज ट्रू। बेटा असर्शन ट्रू है। क्यों ट्रू है? इसने खुद बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर कांट बी यूज्ड, तो असर्शन ट्रू है। आ जाओ बच्चा देख लेते हैं कि रीजन भी ट्रू है। फॉर नॉर्मल सेटिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज m इक्वल्स टू डी बाई एफ। बेटा रीजन ठीक है, रीजन भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू हो गया, तो ए और बी ऑप्शन में से एक बनेगा। अब देखना है क्या जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन है ए का। जी बेटा बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन है। अभी मैंने एक्सप्लेन आपको किससे करा? m इज इक्वल्स टू डी अपॉन एफ से करा। तो यहां पे भी क्या दिया हुआ है? m इज इक्वल्स टू डी अपॉन एफ। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाना है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, और जो है रीजन जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ जो है सेक्शन है हम यहां पे एंड करते हैं। सेक्शन में 14 क्वेश्चन थे, हमने पूरे 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो बच्चों सेक्शन ए कंप्लीट होता है और सेक्शन बी के लिए इंतजार करिए। सेक्शन बी भी मिलेगा, सेक्शन सी डी ई पांचों सेक्शन मिलेंगे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, और जितने भी सॉल्यूशन करेंगे सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।